पहले तो जिसको डाउट हो पहले वो डिस्कशन करते हैं, ठीक है, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि एक दो डाउट जैसे आपने मेरे को रखे इधर से जब आप कुछ कहना चाह रहे थे कि कुछ डाउट है, ठीक है, तो जो डाउट सेशन है पहले उसको कवर कर लेते हैं, देन आगे चलते हैं, ठीक है। लाओ निश्चित क्वेश्चन दिखाओ जिस क्वेश्चन में आपके दिमाग में हो 7। चलो आप लोग यहाँ पे बुकलेट तैयारी कर रहे हो सब जगह, प्लीज बुकलेट कैरी है ना, तो बुकलेट में एक्सपेंडिचर बात है नहीं भाई, आपने कौन सा क्वेश्चन बोला ठीक है, प्लीज हाँ भाई देखो दे जरा क्वेश्चन नंबर 7 को देख रहे हैं, बातें मत करो, जिससे पूछूंगा वो रिप्लाई करेगा। चेतन आपसे शुरू करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला बोलो जरा। C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स। लक्ष्य का इसमें हमने एक पॉइंट बोला था कि सबसे पहले हमें ये चीज ये वाला पॉइंट हमें देखना है, देन उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। तो कौन सा वो एलिमेंट या कौन सा हमारे को सबसे पहले कंपोनेंट देखना पड़ता है, नहीं जाके रिवाइज करें ना, जाके कौन सा कंपोनेंट सबसे पहले हमारे को एक्सपेंडिचर मेथड में देखना पड़ता है जिसके बेसिस पे हम आगे मूव कर सकते हैं। किसमें ग्रॉस और नेट, किसमें कैपिटल फॉर्मेशन वाली लाइन ढूंढनी पड़ती है कि कैपिटल फॉर्मेशन में कहां पे क्या वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए जरा ये रहा कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पे पहला वर्ड क्या है, नेट है। तो जो मैंने आपको कांसेप्ट समझाया था स्ट्रेट फॉरवर्ड कांसेप्ट का, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा एनडीपी एट एमटी, डन, ठीक है। पहले नंबर पे क्या है हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो सी हो गया, बताया था 3 वर्ड होंगे प्राइवेट फाइनल और नहीं प्राइवेट पर्सनल और हाउस होल्ड। तो क्या है इसका अमाउंट आई, नेट डोमेस्टिक क्या बीच में वर्ड है फिक्स, तो 100 फिक्स के साथ क्या जुड़ता है भाई बोलो, चेंज इन स्टॉक, फिक्स के साथ क्या जुड़ेगा चेंज इन स्टॉक, तो नेट चेंज इन स्टॉक कितना 40। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200, x माइनस एन, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट बिकम नेट एक्सपोर्ट, कितना है माइनस 20। बातें नहीं भाई प्लीज, और 120 ये आया 1320, क्या है एनडीपी एट एनपी, निकालना क्या है एनएनपी एट एनपी, निकालना क्या है भाई एनएनपी एट एनपी, जिससे पूछूंगा वो रिप्लाई करेगा, बीच में दूसरा बच्चा इंटरप्रेट मत करना। हाँ वही बचा एनडीपी एमपी निकाल चुके हो, एनएनपी एमपी निकालना है तो क्या क्या ट्रीटमेंट होगा, एनएफआई होगा, डोमेस्टिक से सिर्फ कहां जाना है तो क्या जुड़ेगा, बाकी सारी वैल्यू ऑलरेडी सिमिलर है, तो 1320 प्लस एनएफआई, एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, $1340, ठीक है, सॉरी 1320, ठीक है। और तो कोई वर्ड नहीं इसमें एंड पे टाइम पे, हाँ। अब यहाँ पर इसमें आंसर को लेकर इशू आ रहा है किसी को, डन, तो यहाँ पे ये आंसर के अंदर ऐड होगा। किसी बच्चे ने मेरे साथ अभी जैसे पॉइंट रखा, मैं सबसे शेयर करता हूँ। पॉइंट रखा कि सर यहाँ पे ना मैंने जब इसमें डेप्रिसिएशन जोड़ दिया ना, जब मैंने क्या जोड़ दिया डेप्रिसिएशन जोड़ दिया, तो मेरा आंसर मैच हो रहा है।
तो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे हो सकता है ये टाइपिंग एरर हो मेरे से, ठीक है। हाँ जी बच्चे, क्या किसका कुछ छूट गया क्या? ओह अच्छा सॉरी, एक पॉइंट सब ऐड करो, एक पॉइंट सब ऐड करो। ये वाला पॉइंट देखा ही नहीं मैंने, सॉरी मुझे लगा कि सिर्फ यही है, मुझे ध्यान नहीं दिया। पहले बोर्ड की तरफ देखते हैं, समझते इस पॉइंट को कि नया पॉइंट हमारे को क्या सीखा है। ये हमारी मेन हेडिंग क्या थी? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब उस प्राइवेट फाइनल में थोड़ा सा हो जाएगा, प्राइवेट फाइनल हाउस होल्ड देखो यहाँ पे, हाउस होल्ड के अलावा प्राइवेट फाइनल किसने करा है? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन किसने करा है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ने। किसने करा है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ने करा है। तो कहीं ना कहीं जो किसको सर्व कर रहे हैं? हाउस होल्ड को ही सर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे 50 और जोड़ दो, यहाँ पे 50 और जोड़ दो। वो जुड़ेगा कहाँ पर? यहाँ पर जुड़ेगा बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। वो कहाँ जुड़ेगा? यहाँ पे जुड़ेगा। 1000 के साथ जुड़ना था लॉजिक के हिसाब से, लेकिन मैं आखिरी में जोड़ रहा हूँ, तो आपका नेट आंसर कितना आ जाएगा? 1380। मैंने यहाँ पे शायद इसको नहीं देखा, इस वजह से ये हो गया। अच्छा, एक किसी का और क्वेश्चन में डाउट है? नैन्सी, यहाँ पे आपको कौन से प्रॉब्लम पॉइंट में प्रॉब्लम? शायद ये पॉइंट प्रॉब्लम आपको कर रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने भी नोटिस नहीं करा, आप प्लीज शायद स्किप कर दीजिए। एक 5वें क्वेश्चन में किसी को डाउट है ना? ओके, इधर 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट एंड क्रिएट एफसी। दिवेश, कौन सा वर्ड सबसे पहले मेरे को देखना पड़ेगा? कौन सा मेथड है और कौन सा वर्ड सबसे पहले देखना पड़ेगा? प्राइवेट। खड़ा हो। कौन सा मेथड सबसे पहले देखना पड़ेगा? प्राइवेट। प्राइवेट। घर जाके रिवाइज करी तूने कॉपी? क्यों, क्या कर रहा था? हैं? स्कूल की अभी सी। अरुण, एक्सपेंडिचर मेथड लगेगा। एक्सपेंडिचर मेथड को फाइंड आउट करने के बाद हमारा सबसे पहला एलिमेंट हम कौन सा देखेंगे अरुण, कि ये वाला एलिमेंट हमें यूज करना है, जिसके बेसिस पे हम लोग आगे चलेंगे। प्राइवेट। ग्रॉस और नेट तो ठीक है अरुण, मैं पूछ रहा हूँ उस एलिमेंट का नाम क्या भी इनमें से किसी ने बताया भी था? नहीं अरुण, कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड है। मैं बार बार रिपीट करता चल रहा हूँ, ध्यान रखना, ये जितना इजी बना रहा हूँ ना, इतने ही इजी मैनर में चलोगे तो न्यूमेरिकल में गलती होने की प्रोबेबिलिटी उतनी कम होती चली जाएगी। तो पहला वर्ड मैं कौन सा ढूंढूंगा? कैपिटल फॉर्मेशन। पहला वर्ड कैपिटल फॉर्मेशन नीचे है और पहला वर्ड क्या कैपिटल फॉर्मेशन में? नेट है। तो क्या फॉर्मूला लगेगा? एनडीपीएट एमपी। फॉर्मूला हो गया C + I + G + X - M। करेक्ट है? डन। तो C का मतलब फुल वर्ड बोलो, क्या था C का मतलब? C का कंप्लीट नेम क्या था? कंजप्शन बाय हाउस होल्ड। कोई और वर्ड भी यूज हो सकता है? प्रियांशु? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सिंपल नेम ये है। क्या प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है सर? 600 है। चल, आई का मतलब कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 110। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 100। X - M का मतलब नेट एक्सपोर्ट। अगर नेट एक्सपोर्ट ना दिया हो तो क्या आएगा? नेट इंपोर्ट होगा। नेट इंपोर्ट होगा तो जो प्लस का साइन है किसमें तब्दील हो जाएगा? माइनस में, ठीक है। वैल्यू कितनी है? 20। 600, 710, 810, 790। ये हो गया एनडीपी टैक्सी, करेक्ट है। उसके बाद आता है एनएनपी टैक्सी निकालना है हमारे को। क्या निकालना है? दक्ष ट्रीटमेंट बता भाई। एनडीपी टैक्सी वैल्यू निकल चुकी है, एनएनपी टैक्सी पे जाना है। प्लस एनएफआई है। अगला वर्ड क्या ट्रीटमेंट में आएगा? माइनस एनआईटी।
एनडी पे एमपी कितना 790 एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम क्या वर्ड है पैसा आने की बजाय पैसा गया है तो ये प्लस का साइन किस में बदल जाएगा माइनस में वैल्यू कितनी 5 एनआईटी आईटी माइनस सब्सिडी इंडियन टैक्स सब्सिडी कितना है सिर्फ 20 790 माइनस 5 माइनस 100 650 प्लीज मिस्टी बच्चे इस क्वेश्चन में कहाँ पे हम लोगों को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुई वो डिस्कस करो। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन प्लस किया था। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस कर दिया बाद में आखिरी में आपने भी अगर आपने प्लस कर दी तो यहाँ पे आपने क्या निकाला होगा जीडीपी निकलना चाहिए क्योंकि आपने नेट को क्या बना दिया ग्रॉस बना दिया तो क्या बन गया ये जी बन गया करेक्ट है। फिर जब वापस से जब यहाँ पर नेशनल इनकम निकालोगे तो फिर माइनस भी करा होगा तो एक बार तुमने क्या कर दिया और एक बार क्या कर दिया इंपैक्ट क्या आया करेक्ट है। मिस्ट्री डाउट के लिए वो यहाँ पर डन। ये मैं दोबारा बात रिपीट कर रहा हूँ जैसे कभी कभार अगर किसी टीचर मैंने बोला भी है देखो अगर कई बार आप लोग यहाँ पर अगर यहाँ पे जीडीपी लिखते हो और यहाँ पर क्या है नेट है तो आपको डेप्रिसिएशन जोड़ना पड़ता है क्या जोड़ना पड़ता है तो मैं आपको डायरेक्टली बोल के चल रहा हूँ जब यहाँ पर नेट है दैट मींस आप डेप्रिसिएशन हटा चुके हो तो यहाँ पे डायरेक्टली किसका फॉर्मूला लगाओ एनडी पे एमपी का कभी गलत होगा ही नहीं क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन पहले ही क्या कर दिया हटा दिया डेप्रिसिएशन पहले ही क्या कर दिया हटा दिया करेक्ट है। अच्छा जी ये हो गया क्वेश्चन। अब इसके अलावा किसी और का कोई डाउट हो तो न्यूमेरिकल में एक्सपेंडिचर मेथड किसने ईमानदारी से बताओ घर पे जाके क्वेश्चंस करेंगे जय तू तो हाथ नहीं से कर ठीक है ओके डाउट्स इधर से किसी की वॉइस कोई डाउट नहीं। अच्छा जिन्होंने नहीं करे ना रिक्वेस्ट कर लो बाद में वरना रिग्रेट होगा कि हाँ भाई गौरव से बार बार बोल रहे थे और हमने नहीं करा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 सबने सॉल्व कर लिया किस किस ने नहीं करा चलो भाई। अच्छा आप लोगों ने एक्सपेंडिचर मेथड पूरा जितने न्यूमेरिकल से सारे हो गए वेरी नाइस इनकम भी हो गया तुम लोग एक दो क्लास आगे चल रहे हो मेरे से ठीक है आगे। जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करा वो अभी यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कर रहे हैं प्लीज ध्यान से देखो भाई जिन्होंने घर पे बैठ के मेहनत नहीं करी है। कैलकुलेट ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ध्यान रखना इस बार कंपोनेंट निकालने क्या निकालने और मैंने क्या सिखाया था जब कंपोनेंट निकालना होता है तो इनवर्स चलना पड़ता है कैसे चलना पड़ता है इनवर्स चलना पड़ता है ठीक है। तो ये निकालना है। अच्छा जी अब इसमें कोई मेजर एलिमेंट दे रखा है हाँ सर मेजर एलिमेंट दे रखा है जीडीपी एट एमपी क्या रखा है जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला अगर बनाऊं तो c + i + g + x - m। अच्छा जी थोड़ा सा और देखो बोर्ड पर प्लीज रिक्वेस्ट है देख लो कर लेना। इस i को ओपन कर दिया i को ओपन करेंगे तो क्या बनेगा ग्रॉस फिक्स मांगा हुआ इसने कैपिटल फॉर्मेशन फिक्स के इसने लिखा हुआ है इसीलिए मुझे यहाँ पे क्या जोड़ना पड़ रहा है चेंज इन स्टॉक जोड़ना पड़ रहा है g x - m और जीडी पे एमपी कितना था 2500 हाँ जी सर। सी की वैल्यू देखना प्राइवेट फाइनल कंजप्शन कितना 1000 ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन तो निकालना ही है चेंज स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग तो माइनस का 100 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं समझ में आ रहा है ना सबको क्लोजिंग माइनस ओपनिंग जी गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन 500 x माइनस m नेट एक्सपोर्ट माइनस 50 ठीक है 1000 प्लस 500 1500 माइनस 50 1450 लिख दो डायरेक्ट ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन माइनस का 100 आ जाएगा 1350 ग्रॉस फिक्स
कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या चल रहा है साथ साथ 2500 चल रहा है साथ साथ, ये इधर आएगा तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 1150 इसका आंसर हो जाएगा। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये है इसका आंसर, करेक्ट है। प्लीज फटाफट से नोट करो। फिर इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इनकम मेथड को। एसी का रिमोट शायद विकास लेके गया था विकास। कौन छुट्टी में ध्यान भी नहीं आ रहा, छुट्टी में सही तो चल रहा है, माइनस ही तो होगा, माइनस में आ गया। एक बार अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने जब आई कंपोनेंट में सिखा रहा था तो मैंने कहा था 3 तो आप लोगों के लेवल पर है ए बी सी, और एक डी के लिए मैंने जगह छुड़वाई थी याद। मैंने क्या कहा था कि ग्रेजुएशन लेवल पर या अगर आपकी किस्मत बहुत बेकार हुई तो हो सकता है वो 1% या 2% प्रोबेबिलिटी आपके साथ वो छेड़छाड़ करेगा वहां पर एग्जाम में कि असेशन और रीजनिंग में फंस आएगा, ठीक है। तो मैं जरा उस डी पॉइंट को समझा देता हूं। अगर आप लोगों ने वहां पे एक्सपेंडिचर मेथड में जो आई की जगह पे डी पॉइंट का वहां पे स्पेस हो रहा है उसको समझा देते हैं, ठीक है। डन। तो पहले एक बार उसको पॉइंट को क्लियर कर देते हैं। डी वाले पॉइंट को क्या था, अगर ग्रॉस नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दे रखा तो ये जो डी वाला कंपोनेंट है वो देखिए, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट जो होती है जिसको आप लोग क्या बोलते हो, कैपिटल फॉर्मेशन। तो कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट 3 कैटेगरी की इकोनॉमी में होती है। कैटेगरी 1 जिसको आप क्या बोलते हो, जैसे कि किसी ने अपना घर बनवाया तो घर मैंने क्या वर्ड यूज करा है, घर। तो घर का मतलब क्या हो गया, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट है। देन तो अल्टीमेटली चाहे वो घर बनाने में उसके 1 करोड़ लग गया, चाहे 50 लाख लग गए, चाहे 10 लाख लग गए, तो इन्वेस्टमेंट तो वो भी है ना, इन्वेस्टमेंट तो वो भी है, तो उसको क्या बोलेंगे, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। सेकंड मैंने क्या वर्ड लिखा है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो सरकार ने खर्च करा है पब्लिक के लिए, जैसे कि हाईवे, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी, पार्क एक्सेट्रा। ये सब किसके लिए बनाया है सरकार ने, पब्लिक के लिए। क्या ये रेजिडेंशियल है क्या, नहीं सर, लेकिन पब्लिक वेलफेयर के लिए। और पब्लिक वेलफेयर के लिए तो खर्चा किसने करा होगा, सरकार ने। अब जैसे ये जो हाईवे बन रहा है हमारा रामागढ़ वाला, क्या ये सरकार की इन्वेस्टमेंट है या नहीं, आंसर इज यस। मान लीजिए अभी कराला में एक और गवर्नमेंट स्कूल खोल दिया जाए तो सरकार की इन्वेस्टमेंट होगी, आंसर इज यस, करेक्ट है। और तीसरी जो इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के अंदर होती है वो होती है बिजनेस इन्वेस्टमेंट। बेगमपुर के आसपास एक मॉल बनकर तैयार हो रहा है जो सुनने में आया है, दैट इज मिक्सन, है ना। मिक्सन मॉल बनकर तैयार हो रहा है, सुनने में आया होगा आप लोगों को। रेजिडेंशियल है वो, नहीं। क्या पब्लिक वेलफेयर के लिए, पार्क को समझ लेगा उसको, ठीक है, ध्यान रखो। वो क्या है, बिजनेस, कि भैया किसने बिल्डिंग बनाई है। अब बिजनेस, जैसे अंबेडकर हॉस्पिटल किसमें आएगा, आलोक हॉस्पिटल किसमें आएगा, सिग्नस हॉस्पिटल किसमें आएगा, बिजनेस में आएगा दोस्तों। कराला स्कूल जो बना है वो किसमें आएगा, बीएम भारती किसमें आएगा, बिजनेस। दिस इज बिजनेस। दिल्ली हेरिटेज किसमें आएगा, बिजनेस। उन लोगों को भी फील होना चाहिए, ठीक है। देन
तो अगर आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर कभी भी कोई एक क्वेश्चन ऐसा आ गया, प्लीज लिसन, जहां पे वो ग्रॉस वाला कंसेप्ट नहीं दे रखा, तो वो 3 एलिमेंट ऐसे दे रखे होंगे, रेजिडेंशियल, पब्लिक और बिजनेस। अब इनमें से किसी के बीच में भी क्या वर्ड लगा दिया, क्या वर्ड लगा दिया, तो साथ में क्या जोड़ोगे उसके, फिक्स के साथ हमेशा क्या जुड़ता है, फिक्स के साथ हमेशा क्या जुड़ता है, चेंज इन स्टॉक। तो ध्यान रखना, ये जो 3 प्रकार की इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, इन तीनों को जोड़ने से इकोनॉमी की ना टोटल इन्वेस्टमेंट निकल कर आ जाती है, रेजिडेंशियल, पब्लिक और बिजनेस इन्वेस्टमेंट। क्योंकि 3 ही तो कैटेगरी है, या तो किसी ने रहने के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए घर बनाया है, या तो फिर सरकार ने बनाया, और किसी सरकार ने बनाया रहने के लिए बनाया, तो उसका मतलब बंदे ने पैसा कमाने के लिए बनाया है, और पैसा कमाने के लिए तो किस में आएगा, बिजनेस में आएगा। दैट्स इट। तो वहां पे ये ऐड कर दो 3 वर्ड, और इनमें एक चीज अपने दिमाग में बिठाए रखना, ये मैं पहले भी बहुत बार बिठा चुका हूं दिमाग में, कि इनमें से किसी के भी बीच में क्या लिखा हुआ है, फिक्स वर्ड लिखा हुआ है, तो क्या जुड़ेगा उसमें, चेंज इन स्टॉक जुड़ेगा। वहां पे लिख दो, हमारा एक्सपेंडिचर मेथड खत्म हो जाता है। अब हम चल रहे हैं इनकम मेथड की तरफ, हेडिंग डालेंगे सबसे, इनकम मेथड। ये आई वाले पॉइंट में ध्यान रखना, अलग से मत इसको निपटाने लग जाना। आई जो वहां पे लिखवाया था पॉइंट, उसी में है 3 पॉइंट के 3 ये वर्ड समझ लेगा। इनकम मेथड शुरू करें। मिनट के लिए कॉपी बंद करके पेन उसमें रख दो। ठीक है, इनकम मेथड। इनकम मेथड का सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो भी हमारे देश की क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी हमने क्या जनरेट करी है, फैक्टर इनकम, ध्यान रखना, जनरेट करी है, उस फैक्टर इनकम जो जनरेट करी उसका क्या कर दो, टोटल कर दो, तो क्या वैल्यू निकल जाएगी, एनडीपी एट एफसी निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि जो फैक्टर इनकम है ये किसने जनरेट करी है, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि ये फैक्टर इनकम किसने जनरेट करी है। Does it? It doesn't. In fact, who generate this income? Whether the resident or non-resident. चाहे फिर वो राम हो या फिर जॉन हो, लक्ष्मण नहीं, ठीक है। देन चाहे वो राम हो या जॉन हो, राम कौन हो गया, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, और जॉन कौन हो गया, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, एनआरआई कहते हैं ना, एनआरआई। आजकल कनाडा से जब लोग आते हैं ना, स्पेशली पंजाब में कभी जाओगे ना, तो उन लोगों का तो आजकल ट्रेंड ये चल रहा है एनआरआई का, ठीक है ना। तो वो जो एनआरआई है ना, फर्क नहीं पड़ता, या फिर वो नॉन रेजिडेंट है तो भी फर्क नहीं पड़ता। अगर वो पैसा हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाया है, कहाँ कमाया है, डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाया है, राम ने कमाए 1000, जॉन ने कमाए 500, थोड़ा गली कर दो उसको, ठीक है, हर बार हम ही गरीब बने, ठीक है। तो इनका जो टोटल अमाउंट जनरेट होगा ना 1500, ये हमारे देश की क्या बनेगी, एनडीपी एट एफसी, और एनडीपी एट एफसी किसका सिंबल है भाई, डोमेस्टिक इनकम का सिंबल है, ये ध्यान रखना। किसका सिंबल है, डोमेस्टिक इनकम का सिंबल। हाँ जी, अभी फॉर्मूला क्या है उस पे चलेंगे। अभी पहली लाइन समझ में आई, इनकम मेथड क्या कहता है कि पहली बात तो कौन सी इनकम कंसीडर की जाएगी, जो कहां जनरेट हुई हो, जो किसने जनरेट करी हो, किसी ने भी, किसने जनरेट करी हो, किसी ने भी, चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ध्यान रखना है वो
पैसा जनरेट कहाँ होना चाहिए? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में जनरेट होना चाहिए, तो वो देश की किस में जुड़ जाएगा? एनडीपी टैक्स में जुड़ जाएगा। ध्यान रखना, इनकम मेथड से डायरेक्टली किसकी वैल्यू निकलती है? एनडीपी टैक्स की वैल्यू निकलती है। पर रिकॉल कर लेते हैं, वैल्यू एडेड मेथड से सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालते थे हम लोग? जीवीए एनडीपी। एक्सपेंडिचर मेथड से मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर वैल्यू किसकी निकालते थे? और इनकम मेथड से डायरेक्टली वैल्यू किसकी निकालेंगे? एनडीपी टैक्स की। ध्यान रखना कि ये गलत हुआ तो सारा मामला पलट जाएगा। एमपी की जगह एफ से निकलेगा तब सारा कुछ गड़बड़ हो गया। ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है कि ध्यान रखा जाए कि किस मेथड से किसकी वैल्यू निकलती है। ठीक है, पहले इतना पोर्शन नोट करो, फिर इसके फॉर्मूले की तरफ लेके चलता हूं आप लोग को कि फॉर्मूला क्या है। ये वाली लाइन ध्यान रखना भाई, एसेशन रीजन ट्रू एंड फॉल्स वहां पे हेल्प करेगी। Done? बस ध्यान रखना, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इनकम कहाँ जनरेट होनी चाहिए? डोमेस्टिक टेरिटरी में। कुछ लोगों को लगता है कि डोमेस्टिक इनकम में या इनकम मेथड में वही इनकम आएगी जो हमारे देश के लोगों ने पैसा कमाया। नहीं, वो पैसा आएगा जो हमारे देश में जनरेट हुआ। किसने कमाया ये फर्क है नहीं पड़ता। अगर आप मेरे से पूछोगे कि गौरव सर जेएमएस का टोटल रेवेन्यू कितना है, तो उसमें क्या सिर्फ मैं अपना पैसा बताऊंगा, सबका पैसा बताऊंगा? डजंट मैटर कि गौरव सर ने कमाया, विकास सर ने कमाया, अभिषेक सर ने कमाया, पंकज सर ने कमाया, किसी ने भी कमाया हो, किसी ने भी कमाया हो, चाहे वो प्ले स्कूल से भी हम जो कमाते हैं ना सर, वो भी जेएमएस के रेवेन्यू में जुड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि वो पैसा जो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में कमाया गया हो, डजंट मैटर कि चाहे वो रेजिडेंट ने कमाया है चाहे फिर वो नॉन रेजिडेंट ने कमाया है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो एनडीवी का फॉर्मूला होता है COE प्लस OS प्लस MI। करेक्ट है? थोड़ी देर के लिए देखिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग वर्ड ले रहे हैं COE। COE की फुल फॉर्म आप सबको पता होगी, मोस्ट ऑफ द बच्चों को, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। जिससे पूछूंगा वो रिप्लाई करने की कोशिश करिएगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब क्या होता है? हिंदी में कहते हैं इसको कर्मचारियों का पारिश्रमिक। वो तुम्हें समझ में आने का नहीं, ठीक है? तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, हिमांशु क्या होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय? गलत सर जो बोल रहे हैं बोलना, ठीक है? ये मत करना कि सर मुझे आता नहीं वर्ड। इवन तुम्हें तो पता होना चाहिए, तुम्हारी तो दुकान है तो तुम और बेहतर समझ सकते हो। कवर करो, अटेंडेंस कवर करो। प्रियांशु, हिरेश, यस मैडम। हर्षित, अरुण, यस मैम।
चैतन्य, एब्सेंट, चेतन, प्रिया, नंदिनी, एब्सेंट, अच्छा नहीं प्रेजेंट, दीपा, भूमि, एब्सेंट, वंश, मिष्टी, नैन्सी, ध्रुव, अनमोल, नंदिनी, एब्सेंट, तान्या, लक्षिता, कनिका, राधिका, जैसिका, भविष्य, एब्सेंट, जागृति, तनिष्का, एब्सेंट, जय, हरमन, प्रियंका, हिमांशु, आदित्य, मोहित, दक्ष, यश, कुश, एब्सेंट। रोहित, किसी को पता ही रोहित है कौन? हर बार वो सोचते हैं कौन बच्चा है क्लास में आगे चला गया। सर्कल मामला सुमित नाम पे। दीपक एब्सेंट है। श्रुति, हिमांशु, तुम्हारे साथ जो फ्रेंड आया था उसका क्या रिस्पॉन्स है? कुछ है? नहीं है? इसके लिए बोल रही हूँ। हाँ भाई हिमांशु सैलरी रिलेटेड और कुछ वर्ड, एक तो इन्होंने वर्ड बोला सैलरी रिलेटेड, ठीक है ना? तो सैलरी से रिलेट जो भी कुछ होगा। हाँ अरुण आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? सैलरी और वेजेस प्रोवाइड करना एम्प्लॉइज को, बहुत बढ़िया। और क्या से कनिका आप बताना चाहोगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब क्या होगा? क्योंकि ध्यान रखना 1 मार्क की डेफिनेशन कभी भी कहीं से पूछ सकता है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या है। सैलरी और वेजेस देना चाहे कैश की फॉर्म में दे चाहे फिर वो काइंड की फॉर्म में दे दें। ये और किसी का और कोई ओपिनियन कि सर मुझे ये डेफिनेशन पता है मैं बताना चाहता हूँ भैया? रिटायरमेंट पेंशन भी आती है, ठीक है। हाँ एम्प्लॉयर्स को ऑफ देना, एम्प्लॉइज को ऑफ देना, अच्छा डिस्काउंट देना, ठीक है। अब पहले जरा समझिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब होता है refers to all such compensation या फिर पेमेंट which is made by employer to बातें मत करो ये employees against his her factor services। बहुत सिंपल सी भाषा में एक मालिक जब अपने एम्प्लॉय को कुछ भी पेमेंट करेगा किस चीज के बदले में, क्योंकि उसने क्या करेगा कभी ना कभी फैक्टर सर्विसेज दी है। अब ये तो हुई डेफिनेशन। अब इसके कई सारे कंपोनेंट है जो हम लोग अलग अलग तरीके से सुनते हैं। प्लीज लिखने से ज्यादा समझने पर ध्यान दो। सबसे पहला हम लोग जो बहुत कॉमनली सुनते हैं वो जो आप लोग बोल रहे थे वेजेस एंड सैलरीज। आजकल तो डायरेक्टली बैंक में आ जाती है, ठीक है। तो उसको क्या नाम देता है? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? कैश, ठीक है। कैश की जगह पे क्या वर्ड मिल सकता है? बैंक। तो मतलब सेम है आजकल, कैश और बैंक का मतलब सिमिलर है। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट आप लोगों ने सुना होगा, कई सारे बच्चों ने यहाँ पे सुना होगा, प्लीज ध्यान रखो ये सब वर्ड जो मैं बता रहा हूँ। पीएफ का पैसा मिलता है, किसका पैसा मिलता है? पीएफ का। पीएफ की फुल फॉर्म प्रोविडेंट फंड, करेक्ट है। दूसरा वर्ड होता है ईएसआई। ईएसआई अगर किसी भी आप लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हो, किसी में काम कर रहे हो? लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हो, तो वो कंपनी क्या करती है अपने एम्प्लॉइज की मेडिकल सुरक्षा के लिए या उस एम्प्लॉय के ऊपर जो टिके हुए डिपेंडेंट लोग हैं घर में, उनकी मेडिकल सुरक्षा के लिए ना उनका इंश्योरेंस करा के रखती है। आप लोगों को शायद आप लोग के परिवार में कभी हुआ हो, जैसे मान लीजिए पिताजी ने ना एक कंबाइंड फोटो खिंचवाई गई हो जिसमें आप हो, मतलब आप लोग भाई बहन हो गए, पिताजी हो गए, माताजी हो गई, वो फोटो बनाई जाती है। इसको बुलाता है ईएसआई कार्ड। इस ईएसआई की फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस।
कि कर्मचारी की स्थिति का इंश्योरेंस कराया जाए कि अगर कभी उसको कोई दिक्कत हो जाए तो जा रहा कि वो इलाज करा सकता है। बिल कौन पे करेगी? कंपनी पे करेगी। बिल कौन पे करेगी? कंपनी। और हमारे नियरेस्ट, सबसे ज्यादा नियरेस्ट जो ईएसआई का, इससे अच्छा इनके अलग से हॉस्पिटल होते हैं। ईएसआई हॉस्पिटल सबसे जो हमारे नियरेस्ट है वो सेक्टर 18 में है। अगर कभी आप लोगों को कुछ होता भी है बाई चांस जिसके ईएसआई कार्ड बने हुए तो वो ध्यान रखना, ईएसआई हॉस्पिटल अपने यहाँ पे सबसे ज्यादा नियर सेक्टर 18 में, ठीक है। दूसरे एक वर्ड आता है ग्रेचुटी। ये शायद आप लोगों ने कब सुना होगा। ये एक तरीके से लगा लो कि जब एक व्यक्ति कोई कंपनी छोड़ता है तो उसको कुछ पैसा दिया जाता है, ठीक है। देन तो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इस प्रकार का पैसा होता है ना, इसको क्या बोला जाता है वो सुनेंगे। इसको बोला जाता है कि कंट्रीब्यूशन बाय यहाँ पे मैंने एम्प्लॉयर वर्ड इसलिए हाईलाइट करके लिखा है, कंफ्यूज करेगा आप लोगों को न्यूमेरिकल में। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन बाय जहाँ एम्प्लॉयर लिखा है ना, वहां पे क्या लिख के देगा? एम्प्लॉय लिख देगा। तो वो कंफ्यूज करने के लिए एम्प्लॉय लिख रहा है। कंट्रीब्यूशन किसका लेना होता है? एम्प्लॉयर एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ये जितनी भी मैंने यहाँ पे लिखा, पीएफ, ईएसआई, ग्रेचुटी, ठीक है, ये सब सरकार के द्वारा चलाई गई सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जिससे कि अपने एम्प्लॉय को क्या फील करा सके? कंपनी सिक्योरिटी फील करा सके। क्या फील करा सके? सिक्योरिटी फील करा सके, ठीक है। ध्यान रखना, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर क्या लिख देगा? एम्प्लॉय का पैसा नहीं लेना है। एम्प्लॉय का पैसा अगर लगा होगा तो किसमें से लगेगा? तो वो अगर आपने यहाँ पर भी जोड़ दिया, दोबारा जोड़ दोगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा था? कौन पे करेगा? किसके लिए पे करेगा? तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन बाय क्या आना चाहिए? एम्प्लॉयर आना चाहिए। देन अच्छा जी, तीसरा पॉइंट आप लोगों ने ये तो देखा होगा ना, जब कोई व्यक्ति आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है, ये बेस्ट एग्जांपल है, वरना एग्जांपल बहुत कॉमन होती है। तो उसको आईएएस फॉर एग्जांपल मान लो आप लोग आईएएस आईपीएस बन गए, हमेशा ठीक है, तो अपने सर पे हाथ दबा रहे, ठीक है, इतनी टेंशन एक ही दिन में, ठीक है। तो आप लोग को पता है कार दी जाती है आपको फैसिलिटी के रूप में, नौकर चाकर, दो पुलिस वाले हमेशा आपके साथ, ठीक है। डन। अब आप लोग को जो कार फैसिलिटी मिली, पेट्रोल का जो खर्चा मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिल रही है, अच्छा खासा 250-300 गज का घर मिल रहा है, शायद ज्यादा ही बोल रहा हूँ, छोटा बोल रहा हूँ मैं, ज्यादा ही बड़ा मिलता है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, कुक मिलेगा और मतलब बहुत सारी फैसिलिटी आप लोग समझ गए। अब एक चीज सोच के देखो, ये सारी फैसिलिटी अगर सरकार आपको नहीं देती तो आपको बाहर से परचेज करनी पड़ती, तो आप उसके लिए क्या करते? पे करते। बट अभी आपने पे नहीं करा, सरकार ने आपको क्या दे दिया? उसका बेनिफिट दे दिया। तो इसको बोलेंगे क्या? पेमेंट इन काइंड। पेमेंट इन काइंड। अच्छा, मैं जाऊंगा सरकार के पास, सरकार मुझे भी दे दो ये सारी फैसिलिटी। सरकार कहीं उठा के लेके जाओ इसको और मारो अलग से इसको। क्यों नहीं देगी सरकार मेरे को फैसिलिटीज? क्योंकि मैं लायक नहीं हूं, ठीक है, क्योंकि मैं सरकार को सर्विसेज नहीं दे रहा हूं, ठीक है। उसने वैसे बात तो डायरेक्ट बोली थी, ठीक है, बट स्टिल मैं सरकार को अपनी सर्विसेज नहीं दे रहा हूं। अगर मैं सरकार को सर्विस दे रहा होता, फॉर एग्जांपल पुलिस सेवा, आर्मी की सेवा, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, वहां पे सरकार मुझे क्या करती? काइंड के रूप में कुछ ना कुछ बेनिफिट देती। करेक्ट है। अब इसी तरीके से बड़ी बड़ी कंपनी भी अपने एम्प्लॉइज को देती है। जैसे अगर आप कभी टाटा कंपनी में, टीसीएस में जाएं, रिलायंस में जाएं, विप्रो में जाएं, माइक्रोमैक्स में जाएं, माइक्रोसॉफ्ट में जाएं, गूगल में जाएं, ठीक है, बड़ी कंपनियों में जाएंगे ना सर, अगर आप उस कंपनी के बहुत बेहतरीन एम्प्लॉई हैं तो ध्यान रखिएगा, कंपनी आपको बुलाती है कि आप बेंगलोर आ जाओ। आप कह रहे हैं मेरे पास वहां रहने के लिए, अरे हम देंगे रहने के लिए, मेरे पास हमें फैसिलिटी नहीं है, कुक वगैरह की फैसिलिटी हम देंगे, तुम बस बेंगलोर आओ। और अगर बेंगलोर से बाहर, अगर मान लो आपको कंट्री से बाहर ही बुलाया जा रहा है, तो आपको अमेरिका में, मान लीजिए फॉर एग्जांपल गूगल से फोन आया आप लोगों को बुला रहा है, आपकी बहुत अच्छी स्किल्स है सॉफ्टवेयर फील्ड में, तो गूगल आपको वहां पे रहने का भी खर्चा देगी, वहां पे आपको नौकर की फैसिलिटी देगी, कैब फैसिलिटी, कैब की फैसिलिटी तो आजकल एलआईसी भी देती है ना, घर पे वो लेने आती है कैब और छोड़ देती है। तो ये सब खर्चे किस में आते हैं? पेमेंट इन काइंड में आते हैं। किस में आते हैं? काइंड में। अच्छा, मैं गूगल के पास चला जाऊं, अगेन गूगल भी लाए कि नहीं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, क्योंकि मैंने गूगल को सर्विस नहीं दी, क्योंकि मैं गूगल के भी कौन नहीं हूँ। प्लीज इतनी अच्छी इंग्लिश में रिंगटोन बंद करो यार अरुण भाई, ठीक है, क्योंकि मैं गूगल का कौन नहीं हूँ, प्लीज बात नहीं।
गूगल का कौन नहीं हो? एम्प्लॉय नहीं, ध्यान रखना। अच्छा, इसमें ना एक वर्ड आया था बहुत कॉमन, बोनस। रिलायंस कंपनी बोनस बांट रही है, मैं भी चला जाऊं? मेरे को दे देंगे? नहीं देंगे सर। सिर्फ वो बोनस किसको देंगे? क्योंकि एम्प्लॉयज ने उनको क्या दी अपनी कैपिटल। ध्यान रखना, बोनस भी किस में आता है? पेमेंट इन काइंड के रूप में आता है, ठीक है। और डी पार्ट ये बहुत कम मिलेगा, रिटायरमेंट पेंशन। सर पेंशन तो फ्री का पैसा होता है सर, ध्यान रखना, रिटायरमेंट पेंशन फ्री का पैसा नहीं है। हैंडीकैप पेंशन, विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, ये सब पेंशन है जो फ्री का पैसा है, वो ट्रांसफर इनकम में आते हैं। रिटायरमेंट पेंशन उसी को तो मिलेगी ना जिसने कभी ना कभी क्या दी थी? फैक्टर सर्विसेज दी थी, करेक्ट है। तो ध्यान रखना, रिटायरमेंट पेंशन भी किसके अंदर आता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो अगर आप लोगों से कंपनसेशन एम्प्लॉय 1 मार्क में आए तो ये डेफिनेशन लिख के आ रही है, अगर 3 मार्क्स में आए तो डेफिनेशन प्लस ये कंपोनेंट थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। देन प्लीज इतना पोर्शन नोट कर लो। मैं एक इसको स्प्लिट करता हूं तो आपके देखना कि बात दे रही भाई। प्लीज एक बार सब जने इसका मीनिंग भी रीड कर रहे हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, हाँ भाई लायक नालायक इधर देख ले। कंपनसेशन ऑफ टू एम्प्लॉइज रेफर्स टू द remuneration paid by and to his her employee for their productive services. It include all monetary and non-monetary benefit that employee receive directly or indirectly. डायरेक्टली में आ गया पेमेंट इन कैश और काइंड, और सॉरी कैश और बैंक वाला एग्जांपल, और इनडायरेक्टली में क्या आ गया? काइंड में। कि सर आपको डायरेक्ट नहीं दिया जा रहा है लेकिन उसका बेनिफिट तो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है ना। वेजिटेबल कैश ये सब आपको पता है, ठीक है। ये वाली डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, वापस इसको आप लोग कर लो, ठीक। प्लीज करो जरा इसको। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट पे चलते हैं, ओएसपी ऑपरेटिंग सरप्लस। जल्दी नोट करो जरा, ऑपरेटिंग सरप्लस हो जाएगा तो अच्छा है। अगली क्लास में न्यूमेरिकल करने, तुम आलस फैला रहे क्लास के अंदर, गधे नींद में तुम। अच्छा संदीप गर्ग है किसी के पास टीआर जेन है, ठीक है। तो उन बुक्स में भी न्यूमेरिकल्स हैं। वैसे तो मैंने जो पेपर में कभी ना कभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली न्यूमेरिकल आ रखे हैं वो दिए थे इसमें बुकलेट में। अगर आपको उस बुक के अंदर भी संदीप गर्ग टीआर जेन कोई और बुक है वहां पे भी डाउट आता तो प्लीज कैरी करो, क्योंकि अभी हमारे पास इनफ टाइम है चीजों को करने के लिए। तो जितने ज्यादा डाउट्स हम लोग कवर कर पाएंगे, जितने भी लेवल पे डाउट कवर कर पाएंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। कर लिए नोट। देन हेडिंग आ रहे हैं ऑपरेटिंग सरप्लस की। सोशल सिक्योरिटी स्कीम की एग्जांपल लिख लेना, पता लगे वहां पे लिखते हैं पीएफ, तो वो आपको ध्यान होना चाहिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम के एग्जांपल देंगे। करेक्ट, ओके। अगला वर्ड है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है रेफर्स टू इनकम जनरेट फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्राइजेस। बहुत सिंपल सी भाषा में समझा रहा हूं कि अगर आपने किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी और एंटरप्राइजेस से पैसा जनरेट करा है तो वो ऑपरेटिंग सरप्लस का हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस का हिस्सा होता है, ठीक है। अब जरा देखते हैं प्रॉपर्टी क्या वर्ड है? प्रॉपर्टी। ध्यान से देखिएगा,
लॉजिक के हिसाब से प्रॉपर्टी क्या है? तो पहला सर, अगर किसी के पास जमीन वगैरह है तो वो उसकी प्रॉपर्टी है, तो वो जब जमीन को किसी को देगा तो क्या कमाने का बदले में? रेंट लीजिए सर, रेंट। करेक्ट है। दूसरे लेवल पर सबसे बड़ा, जो किसी के पास पैसा रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? आपने सुना होगा ना, फाइनेंसर, ठीक है ना? तो फाइनेंस में कोई पैसा देगा तो क्या कमाएगा? इंटरेस्ट। वो उसकी प्रॉपर्टी है। करेक्ट है। अब तीसरा, आप लोगों की जो बुक है संदीप गर्ग इकोनॉमिक्स की मेरी जो फेमस है, ये क्लियर है, उस व्यक्ति की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है? उसका नाम। मैकडोनल्ड, डोमिनोज, पिज्जा हट, ये सब क्या है? नाम है। और जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को अपना नाम यूज करने की परमिशन देता है तो उसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी। क्या बोलते हैं? सुना ये वर्ड सबने? हाँ सर सुना, बिजनेस की भाषा में तो सुना ही। तो फ्रेंचाइजी जब आप किसी को देते हो तो बदले में क्या लेते हो? उससे रॉयल्टी लेते हो। क्या लेते हो? रॉयल्टी। यानी कि अगर कोई मैं किसी को परमिशन दे रहा हूं कि मेरा नाम यूज कर ले, तो मैं बदले में उससे क्या लूंगा? रॉयल्टी लूंगा। तो मेरी प्रॉपर्टी तीसरी क्या होगी? मेरा नाम। तो यानी कि नाम के बदले में क्या लिया जाएगा? करेक्ट है। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये तो प्रॉपर्टीज है। अच्छा जी, अब अगला वर्ड क्या है? एंटरप्राइजेस किस चीज के लिए काम करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। किस चीज के लिए काम करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। अब आपकी किस्मत उतनी सही तो है नहीं, तो प्रॉफिट के भी पार्ट्स मिलेंगे सर। तो प्रॉफिट का एक हिस्सा जो सरकार तुमसे पहले वसूल लेती है, जिसको टैक्स बोलते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट टैक्स बोल दिया जाएगा, या बोल दिया जाएगा कॉर्पोरेट टैक्स। क्या बोल दिया जाएगा? कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है। दूसरा हिस्सा कंपनी क्या करती है? अपने इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए पैसा बांटती है, क्योंकि उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करा है, उनको भी तो कुछ खुशी चाहिए ना, तो उसको बोलते हैं डिविडेंड। कॉमर्स वाले वर्ड हो, तुम लोगों को तो पता लग गया होगा, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए तो वर्ड बड़े कॉमन है। डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब प्रॉफिट का वो हिस्सा जो किसके बीच में बांट दिया? शेयर होल्डर्स के या इन्वेस्टर्स के बीच में बांट दिया। तो दूसरा हिस्सा आएगा डिविडेंड। डिविडेंड का दूसरा नाम होगा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या नाम होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कुछ पैसा कंपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए बचाती है। किसके लिए बचाती है? फ्यूचर ग्रोथ के लिए बचाती है। तो जो पैसा बचा लिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? रिटेन अर्निंग। ठीक है। पैसा बांटा नहीं तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। एक तरीके से ये सेविंग है तो इसका तीसरा नाम हो गया सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। और अकाउंट्स की भाषा में इसको कहते हैं जनरल रिजर्व। क्या कहते हैं भाई? जनरल रिजर्व। तो ध्यान रखना ये चार नाम हैं, ज्यादातर यही मिलेंगे, बट फिर भी अगर तो हाँ भाई देखो जरा एक बार, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट, तो ये क्या बनेगा? ऑपरेटिंग सरप्लस बनेगा। अब मान लो किसी क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस भी दे रखा है और ये कंपोनेंट भी दे रखे हैं, तो किसको जोड़ोगे? ऑपरेटिंग। सिमिलरली यहाँ पर एक अलग क्वेश्चन ऐसा आ सकता है न्यूमेरिकल में, प्रॉफिट भी दे रखा है और डिविडेंड भी दे रखा है, तो किसको लोगे? प्रॉफिट को। लॉजिकल बात है ना, मेन हेड कोई तो नहीं है। जैसे मैं मुझे एग्जांपल समझा रहा था कि अगर मुझे इनवाइट करना है आपके घर में आके, आप भी बैठे हो, आपके पिताजी पे बैठे हैं, तो मैं कार्ड किसके नाम पे लिख के दूंगा? पिताजी के नाम पे, क्योंकि मेन हेड तो वही है। अगर आप अलग अलग रह रहे होते, आप समझ रहे हो, अलग अलग रह रहे होते ना, तो हो सकता है मैं सबको अलग अलग ढूंढूंगा एंड देन कहूंगा कि भैया सब जने आओ। ध्यान रखना ये चीज। आखिरी वर्ड है एम आई। अगली क्लास में बहुत एक अकेला वर्ड है, बेसिक फॉर्म ऑफ सेंटेंस, मीनिंग समझाऊंगा। ठीक है, एक मिनट और रुको। हाँ, नोटबुक बंद कर दो।
बच्चों ये आप लोगों के लिए जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आप लोग के स्कूलों में बीएससी में कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर सीधा वहां पहुंचा दिया। अच्छा देखिए, मान के चलो एक चैप्टर के बेसिस पे आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप लोग प्लानिंग का चैप्टर शुरू करते हो, ठीक है। अगर किसी को लगे कि मुझे डिटेल में बीएसटी समझ में नहीं आ रही है तो ये शॉर्ट नोट्स आपको हेल्प करेंगे। स्पेशली जब शॉर्ट नोट्स की जरूरत पड़ती है ना, तो पड़ती है एंडिंग में, जब हम 2 महीने में इतिहास पलटने की कोशिश में लगे हुए होते हैं, ठीक है, कि इतिहास रच देंगे, वही पलटना है ना। तो उसके लिए पार्ट ए तैयार कर चुका हूँ बीएसटी का, पार्ट बी ऑन प्रोसेस है, अगर कभी चाहिए होगा तो ले लेना। जैसे फॉर एग्जांपल प्लानिंग है, तो थोड़ा बहुत जो प्लानिंग की मैंने डायग्राम इमेजेस वगैरह बनाई है, जैसे प्लानिंग का प्रोसेस आता है, प्रोवाइड डायरेक्शन आता है, अनसर्टेनिटी को कम करता है, ठीक है। इनोवेशन की बात क्या करता है कि भैया मैं ये बताना चाह रहा हूँ, वो ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, कि भैया जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं तो वहां पे हम टारगेट सेट करते हैं कि हमारे को ये अचीव करना है इस बार। इस पूरी बुक के अंदर ये पार्ट ए है बीएसटी का। इस पूरी बुक के अंदर आप लोगों को दिख रहा है सारी की सारी इमेजेस हैं जो आपको पढ़ने में, जैसे आप लोगों को याद होगा ना, सिंगल यूज, नहीं आप लोगों ने पढ़ा नहीं है तो याद ही नहीं होगा। मतलब सिंपल शॉर्ट कहने का ये है कि बीएसटी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की गई है मेरे द्वारा। अगर आप लोगों को जब लगे कि हाँ बीएसटी मुझे समझ में नहीं आ रही तो मुझे शॉर्ट नोट्स में समझना है, तो ये पीडीएफ में आप लोग के अकाउंट वाले ग्रुप में भेजूंगा, ठीक है। वहां से आप लोग करके उसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। मेरा एक ही पर्पस ये है समझाने का कि बीएसटी को ये मत छोड़ना कि आखिरी में पढ़ना है। सेल्फ स्टडी कर रहे हो, स्कूल के लेवल पे पढ़ रहे हो, पढ़ो। सिर्फ ये मत कहना कि भैया आखिरी में पढ़ेंगे, यार वो एक अच्छा खासा सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है 12th के लिए, तो ये ध्यान रखना वो आखिरी में मसीहा मत बनने लग जाना, ठीक है। डन, आज ही क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। सब